संरक्षी तथा असंरक्षी बल। आपका पॉइंट है आज का, पहला पॉइंट है संरक्षी और असंरक्षी बल। ध्यान से सुने, संरक्षी बल कौन से होते हैं और असंरक्षी बल कौन से होते हैं। देखो बेटा, प्लीज कीप साइलेंट बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कुल कार्य एट लास्ट 0 हो जाता है, अर्थात जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जिनके द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता बेटा? पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरे, ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, उसे भी हम लोग संरक्षी बल ही कहते हैं। और इसके विपरीत ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, वो है संरक्षी। जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता हो, वो भी है संरक्षी। और जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? असंरक्षी ही बल कहेंगे। तो आप लोग एक काम करें, पॉइंट डालें, संरक्षी तथा असंरक्षी बल। संरक्षी तथा असंरक्षी बल। प्लीज कीप साइलेंट। हेलो, नो वॉइस। लिखिए, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, उसे असंरक्षी बल कहते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, उसे कौन सा बल कहते हैं बेटा? असंरक्षी बल कहते हैं। इसी के जस्ट नीचे तीर का निशान लगा के लिखेंगे, ऐसा बल जिसके द्वारा किए जाने वाला कार्य ऐसा बल जिसके द्वारा किए जाने वाला कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसा बल जिसके द्वारा किए जाने वाला कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, उसे संरक्षी बल कहते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? संरक्षी बल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है तो फिर वो असंरक्षी है। वो जो बल है वो कैसा है? असंरक्षी है। और यदि पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो फिर वो संरक्षी बल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन बेटा। इस संरक्षी और असंरक्षी बलों की अपने को तीन डेफिनेशंस लिखाई जाएंगी, और तीनों ही डेफिनेशंस को आप लोगों को याद रखना होगा। कोई पता नहीं है कौन से बल में से या फिर कौन सी डेफिनेशन में से आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए। दूसरी डेफिनेशन लिखो बेटा, नंबर 2 डाल करके, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य हो, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य हो, उसे संरक्षी बल कहते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य हो, उसे
उसे संरक्षी बल कहते हैं। ये कौन सा बल है बेटा? ये संरक्षी बल होगा बेटा। यहां पे कुल किया गया कार्य 0 हो गया ना, तो कैसा बल हो गया ये संरक्षी बल हो गया। अब इसके विपरीत यदि बल ऐसा होता जिसमें cos 90 नहीं होता बेटा, cos 0 होता या फिर कुछ और होता, 90 के अलावा कुछ और होता, तो फिर 0 नहीं हो पाता, तो फिर अपना बल कैसा होता? असंरक्षी होता। देखो dw बराबर F डॉट dr cos 0। cos 0 का मान है, तो dw बराबर क्या होता? F डॉट dr होता बेटा। और ये बल कैसा होता? असंरक्षी बल होता। ये असंरक्षी बल होता बेटा। इसे कंप्लीट लिख दो। ये तो संरक्षी बल के लिए और नीचे असंरक्षी बल के लिए कंप्लीट लिख दीजिए फटाक से। ऐसा बल ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य नहीं हो, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य नहीं हो, उसे असंरक्षी बल कहते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य नहीं हो, उसे असंरक्षी बल कहते हैं। उसे असंरक्षी बल कहते हैं बेटा। तीसरी डेफिनेशन, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो आप लोगों ने कल पढ़ा था उस पर बेस्ड है डेफिनेशन आप लोगों। तो तीसरी लिखे, ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता हो, ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता हो, उसे संरक्षी बल कहते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता हो, उसे संरक्षी बल कहते हैं। नीचे वाली लाइन में बेटा इसके विपरीत ऐसा बल, इसके विपरीत ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता हो, ऐसा बल जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता हो, उसे असंरक्षी बल कहते हैं। उसे कौन सा बल कहते हैं बेटा? असंरक्षी बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मास एनर्जी रिलेशन या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। मास एनर्जी रिलेशन या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। मास एनर्जी रिलेशन कैसे संबंधित है ये सबसे पहले बेटा आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कि भाई जैसे जैसे द्रव्यमान का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, या E बराबर c²m या फिर E बराबर mc²। ये रिलेशन है बेटा जो आइंस्टीन के द्वारा स्थापित किया गया था। यहां c क्या है? प्रकाश का वेग है बेटा, प्रकाश का वेग। और मान कितना होता है इसका? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात 1 सेकंड के समय में जो सूर्य का प्रकाश है वो 30 करोड़ मीटर की दूरी को तय करता है, और ऐसा करके वो पृथ्वी तक 8 मिनट और 14 सेकंड में पहुंच जाता है। ये संबंध किसने बताया था? सबसे पहले आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। देखो बेटा, यदि मान लो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का आपके पास पिंड है तो उसकी ऊर्जा का मान कितना होगा? यदि m बराबर 1 किलोग्राम, हम किलोग्राम इसमें से ले रहे हैं क्योंकि एसआई पद्धति में आपको 7 मूल राशियां बताई गई थी। कौन कौन सी मूल राशियां थी? द्रव्यमान था, लंबाई थी, समय था, विद्युत धारा थी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। ये आप लोगों को 7 मूल राशियां बताई गई थी। ये सातों की सातों मूल राशियां एसआई पद्धति में द्रव्यमान को जो हम मापते हैं वो किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को जो मापते हैं मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ये रिलेशन जो है एसआई पद्धति से संबंधित है, मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति से संबंधित है। एसआई पद्धति के ही ज्यादा मात्रक अपन यूज करेंगे फिजिक्स में, बाकी अदर यूनिट यदि अपने को यूज करनी हो कहीं तो वहां अपनी एसआई पद्धति का अनुपालन नहीं होगा। देखो आप यहां पे यदि m बराबर 1 किलोग्राम ले लिया मैंने, तो इस समीकरण में मान रखूंगा बेटा E बराबर 1 × 3 × 10⁸ और पावर कितनी है? 2। पावर कितनी है? 2। तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? E बराबर 9 × 10⁻16 जूल होगा। अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान यदि आपके पास है तो उसकी ऊर्जा का मान कितना है? 9 × 10⁻16 जूल है। एक काम पे आप लिखना स्टार्ट करें। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान को किसमें बेटा? ऊर्जा में, और ऊर्जा को किसमें? द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए आइंस्टीन के द्वारा निम्न संबंध दिया गया। इसके लिए आइंस्टीन के द्वारा निम्न संबंध दिया गया। बेटा जो सामने लिखा है ये लिखो कि भाई E समानुपाती m या E बराबर c²m। c क्या है बेटा? यहाँ पे प्रकाश का वेग है, यहाँ पे तो नियतांक के रूप में काम आ रहा है, तो E बराबर c²m या E बराबर mc²। जहां c प्रकाश का वेग है जिसका मान अपने को याद रखना है बेटा, अपने को दिया नहीं जाएगा, ध्यान रखिए।
और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा का मापन भी कर दो फटाक से। अब लोग लिखना स्टार्ट करें। किसी गतिशील वस्तु के अधिकतम वेग की सीमा लिखिए। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति के कारण F बराबर ma, तो वस्तु की गति के कारण F बराबर ma के अनुसार उसके बल के मान का आकलन किया जा सकता है। उसके बल के मान का आकलन किया जा सकता है। F बराबर ma के अनुसार उसके बल के मान का आकलन किया जा सकता है। तथा त्वरण के मान में वृद्धि के साथ साथ वस्तु का वेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु का वेग भी बढ़ता जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखना बेटा, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार वस्तु का अधिकतम द्रव्यमान ये होगा बेटा जो आपके सामने लिखा हुआ है, m बराबर में m नॉट अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा। लिख दो बेटा इसे। आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान निम्न होगा, ये होगा सामने जो आपके लिखा हुआ है, इसे लिखो। वस्तु का द्रव्यमान निम्न होगा। लिख लो बेटा इसे। देखो भाई, यदि वस्तु का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बिल्कुल बराबर हो जाए, भाई थोड़ा सा चुप हो जाओ बेटा। यदि वस्तु का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बिल्कुल बराबर हो जाए, यदि v बराबर c हो जाए बेटा, यदि v बराबर c हो जाए तो इसका मान 1 होगा भाई v और c का मान बराबर है तो इनका मान 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 का रूट भी 0, तो m बराबर क्या होगा, m 0 बटे में 0। 0 का जब आप किसी राशि में भाग लगाते तो आपको क्या मिलता है, अनंत मिलता है ना। तो m बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी या अनंत। m बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या अनंत। लेकिन ऐसा बेटा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थ्योरेटिकली तो अपन कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली संभव नहीं, सॉरी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लिख दो आप इसे फटाक से, लिख दो बेटा। और इसके बाद में अपने को पॉइंट डालना था शक्ति, पावर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं बेटा। तो यदि मान लीजिए आपने t समय में कुल W वर्क किया है बेटा,
t समय में कितना वर्क किया आपने, w वर्क किया है, तो आपकी शक्ति का आकलन करते हैं अभी। अब ये बहुत सारे तो ये कह रहे बड़े मन में कि सर हमें तो बहुत शक्ति है। देखो शक्ति या पावर, P बराबर W अपॉन टी, एक नंबर समीकरण होगी बेटा। P बराबर W अपॉन टी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम आप कर रहे हो उसकी रेट या उसकी दर क्या कही जाएगी, आपकी शक्ति कही जाएगी। इस वर्ष जो हम पढ़ेंगे वो dw बराबर f डॉट dr के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो कैसे, चूंकि w बराबर f डॉट dr या f डॉट r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, f डॉट r, समीकरण 21 का मान रख दो। P बराबर क्या हो जाएगा, f डॉट r अपॉन में t, चूंकि r अपॉन में t बराबर v क्या है बेटा, यहाँ पे वेग है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, f डॉट v। समीकरण 2 अपनी ये हो जाएगी। यदि इससे आगे भी यदि अपन अपनी समीकरण और स्थापित करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, f की वैल्यू बता सकते हैं क्या, कोई बताएगा f की वैल्यू क्या हो सकती है। बल सबसे पहले बच्चे पर कौन लगाता है, मां लगाती है, ma, और a बराबर क्या है बेटा, dv अपॉन dt या फिर v अपॉन t, v अपॉन t, तो मान रख दो p बराबर m डॉट v अपॉन में t डॉट में a, सॉरी v है बेटा, v है v, तो p बराबर mv स्क्वायर अपॉन में t। ये mv स्क्वायर क्या है बेटा, आप लोगों ने पहले गतिज ऊर्जा पढ़ी थी, 1/2 mv स्क्वायर बराबर गतिज ऊर्जा था ना, p बराबर mv स्क्वायर अपॉन में t, ये भी बेटा आपकी पावर है, समीकरण संख्या हो जाएगी 3। अब नेक्स्ट ईयर की बात करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारे आएगा ये, देखो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे लो थोड़ा सा। p बराबर w अपॉन t हमने पढ़ा है, p बराबर w अपॉन t हमने अभी भी पढ़ा है बेटा, ये रहा समीकरण 1 में, w बराबर में qv, आवेश गुणा विभव, वहां v जो है वेग नहीं है बेटा, विभव है, वो क्या है, विभव, तो p बराबर क्या हो जाएगा, qv अपॉन में t, चूंकि q अपॉन t बराबर I विद्युत धारा, इसलिए p बराबर vi। ओम का नियम आपको शायद ध्यान होगा, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, I बराबर v अपॉन r, विभव बटे में प्रतिरोध बराबर में धारा, तो P बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में r। अब फिर वापस से v का मान रख लो, v बराबर IR, v बराबर IR, तो P बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में R, एक R से कार कट जाएगा, तो P बराबर I स्क्वायर R। बेटा शक्ति वही है, वो विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में है, और ये जो शक्ति है आपके सामने ये यांत्रिक ऊर्जा के संबंध में है। तो एक काम करें, आप लोग लिखना स्टार्ट करें, आप लोग लिखना स्टार्ट करें। किसी कण के द्वारा
किसी कण के द्वारा कार्य करने की दर को, किसी कण के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी कण के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नीचे तीर का निशान लगाओ बेटा। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। यहां लिखना हूं बेटा मैं इसको। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा, अगली लाइन में तीर का निशान लगा करके, इसकी विमा m1 L2 T इनवर्स 3 होती है। T इनवर्स 3 होती है। इसका एक अन्य मात्रक वाट भी होता है। इसका एक अन्य मात्रक वाट भी होता है। इसका एक अन्य मात्रक वाट भी होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। बेटा आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये जो प्रश्न जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, अभी राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम हुए थे कुछ दिन पहले, उसमें भी पूछा गया था। 1 किलोवाट घंटा वो 1000 वाट, 1000 गुणा 3600 बटे में 1000 होता है, वो अलग है। एक हॉर्स पावर 746 वाट। ये प्रश्न पूछा गया था बेटा अपने इसमें आरपी में, राजस्थान पुलिस में। एक काम करें, आप आगे लिखना स्टार्ट करें नेक्स्ट लाइन में। माना